ओके ओके ओके। गलत पीपीटी लग गई। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? राधे राधे बेटा। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूं। गाजीपुरिया नितेश, हेलो। अच्छा, पढ़ाई भी आपकी एकदम बढ़िया चल रही है। चलिए तो क्लास स्टार्ट की जाए। 2 मिनट वेट करते हैं सभी के आने का, फिर क्या करते हैं 15 से अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, 15 से क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हाँ, क्या हुआ था कल रनिंग में? बढ़िया सब कुछ रहा। रनिंग में 3 विजेता थे जिनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। हाँ, कल रनिंग कंपटीशन हुआ था। हाँ, शिल्पी राठौर। चलिए आ जाइएगा आप सभी लोग जल्दी से, फिर हम क्या करते हैं। थैंक यू वंदना मिश्रा। कई सारे बच्चे आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, हम क्या पढ़ रहे थे, कोशिका में कोशिकांग पढ़ रहे थे, जो कि क्या कर रहे थे। आज थोड़ा स्लो बोलूंगी, है ना, गला खराब हो रहा है, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ, कौन सा टॉपिक चलेगा? बेसिकली आज न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, और जो आपका केंद्रक है उसके बारे में आपको बताएंगे। आखिरी जो एक तरह से वो आपका क्या है, कोशिकांग ही है कोशिका के अंदर, या फिर प्रोटोप्लाज्म का एक घटक है। ठीक है, उसके बाद हम केंद्रक के ही आधार पे कोशिकाओं का विभाजन करेंगे। केंद्रक के आधार पे हम क्या करेंगे, अतीक अहमद। बेटा बहुत जल्दी हम आपको ये क्लियर करके बताएंगे कि आपको हिस्ट्री कौन पढ़ाने वाला है। वंदना रावत, आई विल ट्राई कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं। ठीक है, अभी वापस आ जाते हैं, और अभी हम देखेंगे तो हमने क्या किया था, ऑलमोस्ट सभी कोशिकांग कवर किए थे। हमारा एक कोशिकांग रह गया था, दैट इज लाइसोसोम। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। लयन काय भी इसको बोलते हैं, लेकिन आप क्या लिखिए, लाइसोसोम लिखिए, आपको पेपर में लाइसोसोम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लाइसोसोम में सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि ये कोशिकांग जो है वो कोशिका के अंदर क्या काम करेगा। आपने इतने सारे कोशिकांग पढ़े थे जिसमें आपने देखा था, वैक्यूल को रिपीट कर दो। ओके, वैक्यूल को अभी बता रहे हैं। इकोनॉमिक्स भी मुझे ही पढ़ानी है क्या? ओके, आपकी रिकमेंडेशन ऑफिस तक पहुंचाई जाएगी। देखिए, रनिंग बेसिकली नॉर्मल 800 मीटर की थी, बट हाँ 1600 मीटर की रनिंग थी उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट राउंड में, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए थे, 3 सेलेक्ट किए गए थे, देन उनकी फाइनल 1600 मीटर की रेस करवाई गई थी। नोटिफिकेशन नहीं आया। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, गुड। सुजाता, गुड मॉर्निंग। अन्नू वर्मा, ओके, यू आर प्रेजेंट हियर।
वापस आ जाते हैं। जैसे आपने देखा था कोशिकांग के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं, कोशिका के अंदर जो भिन्न भिन्न कार्यों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, पूरा करते हैं कोशिका के। इसी तरह से ये जो लाइसोसोम है ये कोशिका के अंदर क्या काम करता है, ये जो लाइसोसोम है ये कोशिका के अंदर क्या काम करता है। सबसे पहला, चलो अब तुम कल रनिंग में प्रेजेंट नहीं थे तो रनिंग के क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, है ना, अभी क्लास में आ जाते हैं। वैक्यूल के बारे में अभी बता रहे हैं बेटा, 1 मिनट रुकेगा। लाइसोसोम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला का काम क्या है कि लाइसोसोम कोशिका में, लाइसोसोम कोशिका में पाचन एंजाइम का निर्माण करता है, पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। क्या करता है बेटा, पाचक एंजाइम का निर्माण करता है, पाचक एंजाइम का निर्माण करता है। आपने देखा कि प्रारंभ में जो कोशिका बनी उसने किसी भी चीज का भक्षण किया अपने जीवित रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। अब वो जीवित करेगी, भक्षण करेगी, तो इसका ये मतलब नहीं है या ये जरूरी नहीं है कि उसने जिस चीज का सेवन किया है, भक्षण किया है, वो उस चीज को पचा ले, है ना। उसको उस चीज को पचाने की आवश्यकता थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे कोशिका विकसित होती गई उसमें क्या होता गया, पाचक एंजाइम का निर्माण होता गया, लाइसोसोम। ठीक है, अब कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये देखा कि कोशिका कुछ खा रही है तो कैसे वो पचा रही है, किसके माध्यम से वो पचा रही है, आत्मघाती थैली। हाँ बिल्कुल, अभी बता रहे हैं इसके पीछे का रीजन भी क्या है। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटा डी ड्यूब। खोज की अगर हम बात करेंगे, इस तरह से लिखिए, खोज की अगर हम बात करेंगे, डिस्कवरी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे कौन से वैज्ञानिक हैं, डी ड्यूब वैज्ञानिक हैं, डी ड्यूब, जिन्होंने क्या किया है 1958 में सबसे पहले बताया था कि कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जो क्या कर रहा है, पाचक एंजाइम का निर्माण कर रहा है, जो क्या कर रहा है, पाचक एंजाइम का निर्माण कर रहा है। अब आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनेल है कोशिका के अंदर, जो कोशिकांग है, चाहे आप खाना खाएं, चाहे कोशिका को खाना मिले या ना मिले, ये जो ऑर्गेनेल है, ये जो कोशिकांग है, ये अपना काम लगातार करता रहेगा। ये क्या करेगा, अपना काम लगातार करता रहेगा, मतलब ये लगातार पाचक एंजाइम बनाते रहेगा। अब आप बताइए, जो पाचक एंजाइम बन रहे हैं, अगर कोशिका को खाना मिल रहा है तो ये पाचक एंजाइम क्या करेंगे, खाने को पचाएंगे। अगर कोशिका को खाना नहीं मिल रहा है, यानी कि भूखमरी के समय, ये क्या करते हैं, जिस कोशिका के अंदर होते हैं उसी कोशिका का भक्षण करने लगते हैं। थैंक यू अन्नू वर्मा। चलिए, तो ये क्या करते हैं, उसी कोशिका का भक्षण करने लगते हैं। इसीलिए इस कोशिकांग को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इंग्लिश भी लिखनी है, चलिए फिर हम नेक्स्ट स्लाइड ले लें। हाँ, क्रिश्चियन डी ड्यूब भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। लाइसोसोम फॉर्म्ड डाइजेस्टिव एंजाइम इन द सेल। ठीक है, डिस्कवरी की अगर हम बात करेंगे, बोल दें आप, लिख लीजिए इंग्लिश। चलिए यहां साइड पे लिखते हैं इंग्लिश, ठीक है, पहले ध्यान नहीं दिया। अभी इंग्लिश को क्या करते हैं, ब्रैकेट में करके यहां पे लिख देते हैं। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, बायो के अलावा आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है ठीक ठाक, प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है तुम लोगों की। चलिए अगला अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, भूखमरी के समय,
भुखमरी के समय क्या होता है, ये अपनी ही कोशिकाओं का विखंडन करने लगते हैं। भुखमरी के समय क्या होता है, लाइसोसोम अपनी ही कोशिकाओं का विखंडन, अच्छी चल रही है, अपनी ही कोशिकाओं का विखंडन करने लगते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। भुखमरी के समय लाइसोसोम अपनी ही कोशिकाओं का विखंडन करने लगता है, अपनी ही अपनी ही कोशिकाओं का विखंडन करने लगता है। क्या करने लगता है, अपनी ही कोशिकाओं का विखंडन करने लगता है। थोड़ा क्लियर लिखें, अदरवाइज आप क्या होंगे, बाद में कंफ्यूज होंगे। राइटिंग बेटा आपको समझ में आ रही है? करने लगता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का आत्मघाती थैला बोलते हैं। कोशिका का आत्मघाती थैला बोलते हैं। कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल। स्पेस थोड़ा सा कम था, बट आई थिंक ये विजिबल होगा, आई थिंक ये विजिबल होगा। अच्छा तो नहीं लिख रही हूँ, राइटिंग बहुत गंदी है, बट ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप नहीं, मैं बेसिकली मेरा केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट है, बट केमिस्ट्री हमारे सर पढ़ा रहे हैं, हमारे नीतीश सर, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए, आज का पीपीटी जो है वो थोड़ा आगे से प्रिपेयर्ड हो गया, एक्चुअली मुझे रिकॉल नहीं हुआ कि अभी हमारा न्यूक्लियस रिमेनिंग है, मुझे लगा कि हमने न्यूक्लियस कवर कर लिया है, इसलिए आगे का पीपीटी आ गया है। जीएस स्पेशल में केमिस्ट्री पढ़ाऊं? हाँ, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, समय लगता है। देखिए आपको दिखाएं, पीपीटी ऑलरेडी आपका क्या है, आया हुआ है, लेकिन बात यह है कि कुछ टॉपिक छूटे हैं जिन्हें हमें कवर करना है। तो ये हमने किसकी बात कर ली है, लाइसोसोम की बात कर ली है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि कोशिका के अंदर आपको क्या दिखाया गया था, कोशिका, कोशिका के बाहर दो परतें थी, ठीक है। इसके अंदर जब गए थे तो हमने साइटोप्लाज्म देखा था, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग देखे थे, और ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। लास्ट में हमने कोशिका के मध्य में सेंटर पे एक संरचना देखी थी, जिसको हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था, केंद्रक बोला था। आइए हम चलते हैं केंद्रक की तरफ, और अब हम क्या पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। कहां गया नोट्स? अब हम क्या करेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको और हैंड रेटिंग देना है, उसके बाद आपका क्या है, पीपीटी आ जाएगा। केंद्रक, न्यूक्लियस, राइटिंग समझ में आ रही है? राइटिंग समझ में आ रही है? गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्यारे बच्चों? यस, आई विल ट्राई कि ये बेटर हो। अभी ओके है ना? केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की। चलिए,
समझ में तो आती ही होगी, थोड़ा अच्छा नहीं है वो आपको क्या है एडजस्ट करना पड़ेगा। केंद्रक की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो यही आएगी बेटा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डिस्कवरी की बात करेंगे, खोज की बात करेंगे, ठीक है, डिस्कवरी की बात करेंगे यानी कि खोज की बात करेंगे। और हम देखेंगे तो हमारे एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। क्या हो गया है, रजनीत कुमार, रंजीत कुमार, चिराग गौतम। चलो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी ही समझ में आती है, ठीक है, उर्दू नहीं लिखी है, वो हिंदी लिखी है और समझ में भी आता है कि हिंदी लिखी है, उर्दू ऐसी नहीं होती है। वापस आओ, डिस्कवरी की बात करेंगे तो वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो कोशिका है उसके मध्य पे एक संरचना होती है जो कि क्या करती है, आनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान करती है, आनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान करती है पेरेंट्स टू प्रोजेनी, माता पिता से संतान में। हाँ शिल्पी राठौर आप सही कह रही हैं। चलिए वापस आते हैं, और जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कोशिका के जो सभी काम हो रहे थे, चाहे वो ऊर्जा का उत्पादन हो, चाहे वो कोशिका के अपविष्ट पदार्थों का या फिर आवश्यक अनावश्यक पदार्थों का आदान प्रदान हो, चाहे वो कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण हो या फिर पाचक एंजाइम का निर्माण हो, इन सभी कार्यों को अलग अलग कोशिकांग कर तो रहे थे, लेकिन उनका नियंत्रण कौन कर रहा था, केंद्रक कर रहा था, न्यूक्लियस कर रहा था, ठीक है। लेकिन उनका कंट्रोल कौन कर रहा था, नियंत्रण कौन कर रहा था, न्यूक्लियस कर रहा था। इसीलिए केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ द सेल, सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द सेल, जो भी काम हो रहे हैं कोशिका के अंदर, ऑल फंक्शन ऑफ द सेल, सो इट इज कॉल्ड सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द सेल। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द सेल। ऑफ द सेल, या फिर और क्या बोलेंगे, और करके लिख दीजिए, और ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल हिंदी में लिख रहे हैं अभी। थैंक यू विशाल कुमार। चलिए हिंदी में भी लिख रहे हैं। देखिए अगर आप देखें तो कोशिका के अंदर जो सभी काम हो रहे हैं इनको कौन कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका का सर्वोच्च नियंत्रक किसे कहते हैं, दैट इज केंद्रक, न्यूक्लियस। ओके, हिंदी में भी लिखते हैं बेटा, केंद्रक कोशिका के, केंद्रक कोशिका के, केंद्रक न्यूक्लियस आपको हैंड रिटन देना है, न्यूक्लियस जो है वो पीपीटी में ऐड नहीं है, बाकी इसके आगे हम क्या करेंगे, पीपीटी से स्टडी करेंगे। ओके, केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों का, सभी कार्यों का, आप लोग बस लगे रहिए बेटा, सहयोग दीजिए, बाकी क्या है पूरा का पूरा कंटेंट हम आपको डिलीवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट,
नियंत्रण करता है। इसीलिए केंद्रक को क्या कहते हैं? इसीलिए इसे कोशिका का सर्वोच्च नियंत्रक कहते हैं, सुप्रीम कंट्रोल। कोशिका का सर्वोच्च नियंत्रक कहते हैं। नियंत्रक कहते हैं या फिर या क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, या कोशिका का मस्तिष्क। वेट वेट वेट, सेंटेंस को थोड़ा सा करेक्ट करना है। सर्वोच्च नियंत्रक या कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रेन ऑफ द सेल। कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। बिल्कुल आपको छोटे बच्चों की तरह पढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है। हाँ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ज्यादा पीडीएफ मत दीजिएगा, प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। देखिए समय तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जामिनर के माइंडसेट के बारे में नहीं पता है। आप पीवाईक्यू से एनालिसिस लगाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। आप पीवाईक्यू से ये एनालिसिस लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया है तो इसके इर्द गिर्द से क्वेश्चन आ सकता है, इसके इर्द गिर्द से क्या है? क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पीडीएफ आपको वैसे बहुत ज्यादा नहीं दिए जा रहे हैं। आप इसीलिए बेटा, कुछ बच्चे कहते हैं मैम डीप में पढ़ाइए, कुछ बच्चे कहते हैं मैम शॉर्ट में पढ़ाइए, है ना। तो आई वाज लाइक कि क्या है ना, मैं अपने हिसाब से आपको कंटेंट दूंगी, आप बस सब्र के साथ पढ़िए। जो यहाँ पे समझाओ, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, आप क्लास में 15 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, मैं उतनी बार क्या करूंगी? एक्सप्लेन करूंगी। कंटेंट मैं आपको अपने रिगार्डिंग दूंगी, बिल्कुल आपके एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, 8 to 10 रहता है रेशियो, ये कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपके साथ कुछ अहित नहीं होगा, आपके हित को देखते हुए। और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ, देखिए मेरे सर थे तो वो एक चीज़ बहुत कहते थे, आपको थोड़ा सा कुछ बता दिया जाए। मेरे एक सर थे तो वो एक बात कहते थे कि बेटा जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, हम पीएचडी करते हैं, तो वहाँ पे हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जो भी हमने मान लीजिए थीसिस तैयार करनी पड़ती है तो उनका होता है कि इसमें जितना भी हो सकता है वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, जब हम किसी इस तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वहां पे हमारा उद्देश्य क्या होता है? वहां पे एक लिमिट तय की जाती है। ठीक है, एक सीमा होती है कि इतने नंबर आपके क्वालिफाइड मार्किंग है, इतने नंबर आपके आने चाहिए। तो वहां पे हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। हमें जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें बाकी बच्चों के बारे में भी थोड़ा है सोचना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे कंपटीटर होंगे, वो किस तरह से पढ़ रहे होंगे। अगर वो इस तरह से पढ़ रहे हैं, वो दिन के 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हमारी ब्रेन कैपेसिटी, हमारा आईक्यू लेवल कितना भी अच्छा है, हमारे कंपटीटर अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमें तो 8 घंटे पढ़ना ही है। मान लीजिए आपके जो कंपटीटर हैं, 20,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, 20,000 में से 18,000 बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं 8 घंटे, तो 200 बच्चे, 2,000 बच्चे जो कि 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वो उन 18,000 बच्चों को हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते हैं ना। तो हमें थोड़ा अपने कंपटीटर का वो भी देख के चलना पड़ता है। और इसमें जो मुख्य बात होती है वो ये होता है बेटा कि हमें क्या पढ़ना है, इससे कई ज्यादा जरूरी होती है कि हमें क्या छोड़ना है। प्रतियोगी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो समय होता है, टाइम होता है, क्योंकि वहां पे आपको एक टाइम लिमिट सेट करके दे दी जाती है। बेटा 3 घंटे हैं आपके पास और 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 200 क्वेश्चन या 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3 घंटे में। आपके सिर पे एक टाइम लिमिट का वो रख दिया गया है, बोझ रख दिया गया है। ठीक है,
तो आपके सिर पे जब टाइम लिमिट का सीन होता है तो वहां पे हमें क्या है, जो चीजें हमें पढ़ी हुई होती हैं वो भी हमें याद नहीं आती हैं, जो चीजें हमारे काम की होती हैं वो भी हमें याद नहीं आती हैं, है ना। तो हमें क्या है, क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा ध्यान इस बात पे देना है कि क्या हमको छोड़ना है। हमें अपनी परीक्षा पास करनी है, उसके बाद हमें जो नॉलेज लेनी होगी हम ले लेंगे, दुनिया भर की हम पीएचडी कर लेंगे, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। अगर अभी हमारा उद्देश्य किसी परीक्षा को पास करना है ना, तो हम उसके रिगार्डिंग चीजों को देख के चलेंगे। अभी हम ये नहीं कि क्लास में जाके हम मैम से ये पूछ रहे हैं, मैम जेंडर चेंज कैसे होता है ना, उसका रीजन क्या होता है। आपकी परीक्षा में जेंडर चेंज से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेडिकल साइंस का क्वेश्चन है वो, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं कि क्या पढ़ना है, इससे कई ज्यादा जरूरी है कि आप क्लास में अपने एग्जाम के रेलेवेंट क्वेश्चन पूछें, आपके डाउट सॉल्व हों। और आपको मालूम है बहुत सारी चीजें दे दूं पढ़ने के लिए, तो आप अगर देखेंगे तो नीट हमारा जो होता है वो बायो बेस्ड एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। पढ़ाने के लिए बेटा मैं यहाँ पे बायो में बहुत कुछ पढ़ा सकती हूँ, और आप उस सारे सिलेबस के बीच में ही फंसे रह जाएंगे। जब आपको डीप कॉन्सेप्ट मिलने लगेंगे तो फिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो चीज आप भूल ही जाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ किसी भी एग्जाम का अब जो क्राइटेरिया है वो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। स्पेशली अगर हम नीट की बात करें तो वहां पे क्या सीन होता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत सारी किताबें तो आपको दुनिया भर की मिल जाएंगी, लेकिन आपको देखना ये है कि आपका जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, कहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, क्योंकि आपका मोटिव एग्जाम क्रैक करना है। आपका मोटिव क्या है, एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपका समय कहीं पे जाया ना हो, आपका वक्त कहीं खराब ना हो। हम मान लीजिए आपको बहुत सारा पढ़ा जा रहे हैं, आपका वक्त खराब हो रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। मैं यहाँ क्लास में खड़े होकर आपको बहुत कुछ पढ़ा दूं, आपको कह रही मैम बहुत अच्छी है, बहुत डीप पढ़ा रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। साइंस आपके ऊपर से नहीं जाएगा, आप पढ़िए तो बैठ के, आप पढ़िए थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे आके हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा दूं, डीप कॉन्सेप्ट बता दूं, ये होता है बेटा, ये होता है, वो होता है, अरे दुनिया भर की, अरे मैम बहुत डीप पढ़ाती है, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। लेकिन बाद में क्या होगा, जहां से आपने अपने एग्जाम का पैटर्न देखा है, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आप जब डीप पढ़ने लग जाओगे तो क्या है, जो मतलब लर्निंग ट्रिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो बायो नहीं है, आपका मैथमेटिकल ज्यादातर वनडे एग्जाम का मुख्य सब्जेक्ट रहता है, रीजनिंग वगैरह रहती है। ठीक है, तो वो उसमें फिर उसी हिसाब के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। डीप के चक्कर में आपको जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो आपको मिल ही नहीं पाएगा। देन यू वाज लाइक, अरे मैम ने क्या पढ़ाया था, मैम पता नहीं क्या क्या पढ़ाती रही थी, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए, आपके हित के बारे में ही सोचा जाएगा, और जो आपके लिए जरूरी है उतना आपको दिया जाएगा और समय से दिया जाएगा, जिससे कि आप बाद में रिवीजन भी कर पाएं। प्रश्नों का अभ्यास भी आपको कराया जाएगा। ये चैप्टर खत्म होते ही आपका स्कोर बूस्टर टेस्ट आ रहा है, क्लास में सभी बच्चे आंसर रिप्लाई करेंगे, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह से। बाद में सभी बच्चे हमें बताएंगे मैम हमारे इतने क्वेश्चन सही थे, हमारे इतने क्वेश्चन सही थे। बढ़िया पैटर्न लेके चल रही हूँ, बस आप लोगों को जुड़े रहना है और पढ़ना है। आप लोगों को क्या करना है, जुड़े रहना है और पढ़ना है, ये काम आपको करना है। बाकी आपकी कोई हेडेक नहीं कि क्या पढ़ना है। बायो से रिगार्डिंग मैं बता रही हूँ, कंटेंट की रिगार्डिंग आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि ये नहीं ये पढ़ना है, वो नहीं ये पढ़ना है, ये मेरी हेडेक है, हम लेंगे। अगर आप ही सारे सरदर्द लेने लग जाएंगे फिर आपका पढ़ने में क्या मन लगेगा। ठीक है, चलिए तो अभी क्लास पे आ जाएं। बहुत अच्छा खासा लेक्चर हो गया। तो कंटेंट के रिगार्डिंग आपको आज के बाद कोई तकलीफ नहीं लेनी है। मैं बुक सजेस्ट कर दूंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपके प्रश्नों में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्वेश्चन की भर भर के प्रैक्टिस करनी है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी क्लास के अलावा। कल आपका टेस्ट होगा, कल हम टेस्ट कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा न्यूक्लियस को हम कंप्लीट करते हैं। न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो जब केंद्रक के न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे तो केंद्रक के अंदर जाके देखा गया, कोशिका के अंदर जब केंद्रक को देखा जा रहा था माइक्रोस्कोप से, तो क्या देखा गया कि केंद्रक के 4 प्रकार हैं, केंद्रक के 4 भाग हैं। क्या देखा गया, केंद्रक के 4 भाग हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। केंद्रक के 4 भाग हैं। 4 टाइप होते हैं न्यूक्लियस के। और रही बात बेटा राइटिंग की, तो आपको पता है कि आपका एग्जाम रिटन होगा नहीं, ठीक है, ऑप्शनल होगा, तो राइटिंग वहां पे कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। फिर जिन चीजों की वैल्यू नहीं है उनमें समय जाया ही मत करो।
आपका जो ऑप्शनल एग्जाम आता है उसमें राइटिंग की कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, तो फिर आप आराम से राइटिंग वाइटिंग को थोड़ा अवॉइड करो, चीजों को समझो, बस समझने पे ध्यान दो। ये टाइप्स नहीं, ये पार्ट होगा। न्यूक्लियस, ओके। कौन कौन से चार पार्ट है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोशिका के अंदर आपको कोशिका द्रव्य बताया गया था, जो कि एक वाटरी फ्लूइड था। कोशिका को भी पानी से बचाने के लिए या बाकी चीजों से बचाने के लिए क्या किया गया था? परतों से ढका गया था। क्या करा गया था? परतों से ढका गया था। चलिए ठीक है, इसी तरह केंद्रक भी कोशिका द्रव्य के अंदर पड़ा है, वाटरी फ्लूइड के अंदर पड़ा है। ये डैमेज ना हो जाए, ये क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसलिए इसको बचाने के लिए इसके चारों तरफ क्या की गई है? परतें बनाई गई हैं। इसके चारों तरफ क्या हो गया है? परतें बनी है। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? केंद्रक कला देखेंगे, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे। क्या देखेंगे? अभी आपको बता रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं अभी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रक कला या फिर केंद्रक झिल्ली भी बोल सकते हैं। केंद्रक कला या फिर केंद्रक झिल्ली भी बोल सकते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो क्या देखा गया है? दूसरा अगर आप देखेंगे तो क्या देखा गया? जब न्यूक्लियस के अंदर गए तो जैसे कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म था, कोशिका द्रव्य था, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या देखने को मिला? ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या देखने को मिला? न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिला, केंद्रक द्रव्य देखने को मिला। वहां भी एक फ्लूइड पड़ा हुआ था। कहां पे? केंद्रक के अंदर। केंद्रक को कोशिका से रिलेट करके पढ़िए। केंद्रक को क्या करिए? कोशिका से रिलेट करके पढ़िए, ठीक है। वहां पे साइटोप्लाज्म था, यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। केंद्रक द्रव्य। अब इस केंद्रक द्रव्य में धागानुमा संरचना पड़ी होगी। इस केंद्रक द्रव्य में धागानुमा संरचना पड़ी होगी। जैसे वहां पे कोशिका द्रव्य में क्या पड़ा हुआ था? कोशिकांग थे, वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक धागानुमा संरचना होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन बोलेंगे। और ये क्रोमैटिन कंडेंस होके, संघनित होके क्या बना लेती है? क्रोमोसोम बनाती है। क्या बनाती है? क्रोमोसोम बनाती है। और इस क्रोमोसोम में क्या होते हैं? डीएनए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रक के अलावा, आप देख रहे हैं क्रोमोसोम कहां देखने को मिल रहा है? न्यूक्लियस में देखने को मिल रहा है, तो डीएनए भी कहां होगा? न्यूक्लियस में होगा। लेकिन इसके आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, अगर आपको बता दिया जाए, चलो, लेकिन आपको बता दिया जाए सेक्रीफाइस, बाद में लिखने में दिक्कत होती है। बेटा ऐसा भी नहीं लिखती हूं, मुझे लगता है ठीक ही लिखा है। समझ में तो आता है ना आपको? अगर समझ में आ रहा है तो लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ में आ रहा है तो लिखने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि क्रोमोसोम आपको केंद्रक में देखने को मिल रहा है। आपको याद है क्या? आपको क्या बताया गया था कि केंद्रक के अलावा कौन से दो कोशिकांग हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है? क्या आपको याद है कौन कौन से दो कोशिकांग बताए गए थे? कौन कौन सा दो कोशिकांग बताए गए थे? आपको कौन कौन से दो कोशिकांग बताए थे? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, कौन कौन से दो कोशिकांग हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक हम आगे चलते हैं। और ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। गुणसूत्र।
ठीक है। और अगर केंद्रक के मध्य में जाएंगे, जैसे कोशिका के मध्य में जा रहे थे तो हमें क्या देखने को मिल रहा था, केंद्रक देखने को मिल रहा था। इसी तरह जब हम केंद्रक के मध्य में जाएंगे तो हमें एक संरचना देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, केंद्रिका बोलेंगे। ठीक है, चलिए आइए एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। और ये रहा आपका न्यूक्लियस का डायग्राम। इस तरह से ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। सॉरी, थोड़ा सा राउंड करते हैं इसको, इस सर्कल सही नहीं बना है। ये क्या है बेटा, आपका न्यूक्लियस है। ओके, अब हम सबसे पहली चीज क्या देखेंगे, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। लेकिन ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ये रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलर होगी। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसको कवर कर रही होगी, गुड, सुमन का सही आंसर दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। अदीबा, अदीबा राजपूत, नाइस नेम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टेड। दीपक, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या था, प्लास्टेड था। ठीक है, सौरभ, रंगीला, क्या नाम है आप लोगों के, सुंदर सुंदर से। चलिए पहला हम क्या देखेंगे, केंद्रक के बाहर क्या होगी, केंद्रक कला होगी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन आपको बता दिया जाए, ये जो मेम्ब्रेन होगी, ये जो झिल्ली होगी, वो लगातार झिल्ली नहीं होगी। कैसे होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में बनी होगी जो इसको ढक रही होगी, इस तरह से, इस तरह से होगी बेटा। ठीक है, किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। फिर ये यहां से दूसरा शुरू हो जाएगा, इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो बीच में आपको क्या दिख रहे हैं, छेद दिख रहे हैं। इन छेद को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। अच्छा, ये न्यूक्लियर पोर केंद्रक छिद्र की क्या आवश्यकता थी, जेनेटिक्स में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो डीएनए केंद्रक में होता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन कहां बनेगी, केंद्रक के बाहर बनेगी। और ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि आपके आई कलर है, आपका हेयर कलर है, आपकी स्किन कलर है। इन सारी चीजों के लिए क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि कहां होता है, केंद्रक के बाहर होता है। इसीलिए आरएनए आसानी से केंद्रक के बाहर जा सके, यहां पे क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं। ठीक है, एक शानदार आपको क्या है, न्यूक्लियस का डायग्राम बना के दिखाते हैं। थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, है ना। इस तरह से ये क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको यहां पे लिखिए, क्या लिखेंगे, केंद्रक कला, केंद्रक, अरे क्या लिखेंगे बेटा, केंद्रक कला। ओके, आगे अगर हम चलेंगे तो हम कहां जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। और जब हम अंदर जाके देखेंगे, जब हम अंदर जाके देखेंगे तो यहां पे इस तरह से फ्लूइड पड़ा होगा। इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, अब क्या बताया था, इस केंद्रक द्रव्य में धागानुमा संरचना पड़ी रहती है। वो धागानुमा संरचना जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, वो संघनित होके, संघनित मतलब क्या है, छोटी होके इकट्ठी होके क्रोमोसोम बनाती है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, क्रोमोसोम होंगे, येलो कलर। ठीक, यहां पे क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम होंगे, गुणसूत्र। ओके, और मध्य में अगर आप देखेंगे तो मध्य में आपको एक संरचना दिखेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रिका बोलेंगे। ये पूरा का पूरा आप क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस का डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं, केंद्रक कला। हाँ, अपना खुद का डीएनए होता है, अदीपा, गुड। चलिए
ठीक है, तो ये डायग्राम आप अपनी रफ में रफली बना लीजिएगा। ये क्या है, हमारा केंद्रक का डायग्राम है न्यूक्लियस का। अब हमें इसमें जो पढ़ना है वो हमारा क्या है, क्रोमोसोम पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम। सेल मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म हम देख रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होती है, केंद्रिका होती है। केंद्रक का जो ठोस भाग होता है मध्य वाला, उसको हमने क्या बोल दिया है, केंद्रिका बोल दिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। बेसिकली तो हम क्रोमोसोम की डिटेल स्टडी जेनेटिक्स में करेंगे, बट कुछ चीजें हमें यहाँ पे भी जाननी होंगी। अगर हम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो हमें क्या देखना है, देखिए जब आपको प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाए जाएंगे तो वहां पे प्लांट, जो भी प्लांट वैरायटी है उन सभी के क्रोमोसोम नंबर लिखवा दिए जाएंगे, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन के क्रोमोसोम लिखवा दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर हम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, हमें यह देखना है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र कहाँ होते हैं और सबसे कम गुणसूत्र कहाँ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली हम ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करेंगे, मानव गुणसूत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मानव गुणसूत्र की बात करेंगे। क्रोमोसोम हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, गुणसूत्र, ठीक है। आपको जो नंबरिंग है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सभी वैरायटी की साथ साथ पढ़ाया जाएगा। मोहित कुमार, चलिए फिलहाल तो ऑनलाइन ही चल रहा है, ठीक है। यहां पे लेकिन हम किसकी बात करने वाले हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा बताना है। मानव गुणसूत्र किसके बारे में बताना है, मानव गुणसूत्र के बारे में बताना है। बाकी आपको बताया जा रहा है बार बार, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन प्रजाति, एनिमल रिप्रोडक्शन में आपको एनिमल के गुणसूत्रों के बारे में बता दिया जाएगा। जैसे कुत्ते में कितने होते हैं, 48 होते हैं। ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 46 होते हैं। बिल्ली में कितने होते हैं, इस तरह से आपको बता दिया जाएगा। और अब जब प्लांट पढ़ रहे होंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन, वहां पे आपको प्लांट के क्रोमोसोम बता दिए जाएंगे। मेज में कितने होते हैं, राइस में कितने होते हैं, पोटैटो में कितने होते हैं, इस तरह से। ओके, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करने वाले हैं, मानव गुणसूत्र। अगर हम मानव गुणसूत्र की बात करेंगे तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 होते हैं। 46 या फिर कितने होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर। 48 अनु कुमारी क्या हो गया है, ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये 46 होते हैं, ठीक है, यानी कि 23 पेयर। अब ये जो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं ये एक जैसे नहीं होते हैं। ये क्या है, एक जैसे नहीं होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। पहले 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो हैं वो महिला और पुरुष दोनों में एक समान होते हैं। अच्छा, ये लिंग निर्धारण कैसे होता है कि ये ह्यूमन बीइंग, ये मानव जो है वो औरत है और ये क्या है, पुरुष है। उसके लिए एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो कि लिंग का निर्धारण करते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो कि क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अभी वापस आ जाते हैं, पहले जो 22 पेयर क्रोमोसोम है, कितने बेटा, 22 पेयर, यानी कि 44, ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑटोसोम हो जाएंगे। समगुणसूत्र, समगुणसूत्र मतलब समझ रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों में एक समान होंगे। 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो होंगे ये क्या होंगे, आपके ऑटोसोम होंगे। क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे, यानी कि समगुणसूत्र, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है, ऑटोसोम आपको समझ में आ गया है, गुणसूत्र, ठीक है। ऑटोसोम आपको समझ में आ गया है, समगुणसूत्र मतलब कि महिला और पुरुष दोनों में क्या होंगे, एक समान होंगे। दूसरी तरफ जब हम चलेंगे तो ये वन पेयर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी कि दो, कैसे लिखेंगे हम, वन पेयर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो दो गुणसूत्र होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसोम बोलेंगे या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेटेरोसोम बोलेंगे या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, विषम गुणसूत्र, विषम गुणसूत्र,
और ये जो होते हैं एक जोड़ी गुणसूत्र, जिनको हम विषम गुणसूत्र हेटेरोजोम बोलते हैं, ये महिला और पुरुष में अलग अलग होते हैं, एक जोड़ी। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे तो ये क्या होते हैं, ये लिंग का निर्धारण करते हैं, और ये क्या होते हैं, महिला तथा पुरुष में अलग अलग होते हैं। मेल की अगर हम बात करेंगे, मेल की अगर हम बात करेंगे, पुरुष की अगर हम बात करेंगे, तो पुरुष में ये गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, वन पेयर हो गए। कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई। गुड, ठीक है, कौन से होते हैं, एक्स और वाई। फीमेल की अगर हम बात करेंगे, फीमेल की अगर हम बात करेंगे, महिला की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें ये गुणसूत्र कौन कौन होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट किसी भी तरह का? आर यू क्लियर विद दिस? यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया? क्रोमोसोम, डीएनए, गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम वगैरह तो आपको जेनेटिक्स में पढ़ने को मिल जाएगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ने को मिल जाएंगे। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप देखेंगे कि सेल की बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अदर चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि आपको कुछ टॉपिक होता है दूसरे चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है। एक्चुअली बायो में टॉपिक जो होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, टॉपिक को आगे पीछे करके पढ़ा देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कहीं और से पढ़ा है कि उस टॉपिक को इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने ये टॉपिक आपको कवर नहीं कराया है। हो सकता है हमारा जो पैटर्न हो वो उस टॉपिक को किसी और चैप्टर में इंक्लूड करके पढ़ाने का हो। एक बार रिकॉल कर देती हूं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे तो अभी यहां पे हमने ह्यूमन क्रोमोसोम की बात की गई है। ह्यूमन क्रोमोसोम क्रोमोसोम कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, न्यूक्लियस में देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस के जो केंद्रक द्रव्य है वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, प्रारंभ के जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो महिला और पुरुष, पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या में एक जैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो केवल वन पेयर जो क्रोमोसोम है, जिनको हम हेटेरोसोम या सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे, विषम गुणसूत्र, ये क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा। और ये पुरुष में अगर हम सेक्स क्रोमोसोम विषम गुणसूत्रों की बात करेंगे तो ये एक्स वाई होंगे। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स हो जाएंगे। एक सेंटेंस यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो विषम गुणसूत्र होता है ये क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। यहाँ पे एरो लगा के लिखती हूं, सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया? बाकी अभी आपका इसके बाद जो टॉपिक है वो सेल का क्लासिफिकेशन है, जो कि कल हम कवर करेंगे बहुत जल्दी ही। ठीक है, और हो सके तो कल आप सभी लोग क्या करेंगे, रिवीजन के साथ आएंगे। हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कल लास्ट में हम क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे क्लास में ही, क्लास के दौरान। ठीक है, कल अगर हमने टॉपिक कवर कर लिया तो हम कल ही क्या करेंगे, स्कोर बूस्टर टेस्ट की शुरुआत करेंगे। बाकी परसों की क्लास में प्रॉपरली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। फिर भी आप क्या करके आएंगे, रिवीजन करके आएंगे चैप्टर का। ओके, ये बेटा ये हमने अपनी मर्जी से ये वाला अल्फाबेट यूज नहीं किया। ठीक है, किसी भी चीज की डिस्कवरी होती है, किसी भी चीज की डिस्कवरी होती है तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसकी सिचुएशन के आधार पे, उसके प्रकार के आधार पे, उसकी स्थिति को देखते हुए या फिर अपने नाम पे क्या कर देते हैं, उस चीज का नामकरण कर देते हैं, या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसके आधार पे क्या करते हैं, उसका नाम रख देते हैं। ओके, अजय कुमार, अन्नू वर्मा। चलिए तो फिर मिला जाए कल की क्लास में। रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन मस्ट है।
रिवीजन का पैटर्न आपको कल बताया था आपकी क्लास में, किस तरह से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में, रिवीजन करके आइएगा। और कल हम क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद नया अध्याय शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।